नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू शर्मा परिवर्तन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं बता दूं ज्योग्राफी की ये 5वीं क्लास है। जैसे आप थंबनेल पर पीछे देख चुके हैं कि ये 5वीं क्लास है ज्योग्राफी में। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तर के मैदान और प्रायद्वीपीय भारत का पठार के बारे में कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो याद रखेंगे इस क्लास को रेगुलर किया जा रहा है परिवर्तन क्लासेस पे। आप रेगुलर जुड़िए और ज्योग्राफी को अपना मजबूत टॉपिक बनाइए। आपका जो भी एग्जाम हो, जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, और भी कई सारे एग्जाम आने वाले हैं, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ होगा, कई सारे तमाम लगभग दर्जनों एग्जाम आने वाले भविष्य में, जो जनवरी से ही कई सारी चीज़ों का एग्जाम होना शुरू हो जाएगा। जैसे भी हाल ही की नोटिस में देखा जाए, जिस हिसाब से अखबारों में न्यूज आ रही है कि आरपीएफ रेलवे की जो वैकेंसी है या फिर एएलपी की जो वैकेंसी है, इनका जो एग्जाम होगा वो लगभग इसी साल के अंत या दिसंबर के आसपास से शुरू हो जाएगा। और रेलवे का हमेशा का ये इतिहास रहा है कि जब भी उसकी किसी एक क्षेत्र की एग्ज़ाम शुरू होता है, जैसे रेलवे में कई सारी वैकेंसी हैं, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, तो जिसमें से 3 वैकेंसियों का तो ऑनलाइन हो चुका है, चौथी का तो अभी हाल ही फिलहाल में शुरू हुआ है। तो रेलवे में जब किसी एक का एग्ज़ाम शुरू होता है तो सबका एक किनारे से एग्ज़ाम होने लगता है। तो ये जियोग्राफी बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परिवर्तन क्लासेस आपके लिए जियोग्राफी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल कहीं भी आपको कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परिवर्तन क्लासेस पे आप आएंगे, जियोग्राफी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मेरे द्वारा, आप पढ़ कर देखेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कंटेंट में कहीं भी कोई कमी नहीं दिखेगी। परिवर्तन क्लासेस पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और हमें अपना सपोर्ट दिखाइएगा और बेहतर कंटेंट पाइएगा। चलिए क्लास शुरू किया जाए। ये हमने भूगोल में, भारत की भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में देख लिया जाए। भारत की स्थिति एवं विस्तार खत्म हो गया। भारत के पर्वत यानी भौगोलिक स्थिति में हम चल रहे हैं और इसके कई सारे पार्ट हैं, आप देखे होंगे। और कई सारे पार्टों में हमने कौन कौन सा पार्ट पढ़ाया था, जरा एक बार उस पर नजर डाल लिया जाए। तो एक बार ध्यान से देखिएगा कि हमने कौन कौन सा पार्ट आपको पढ़ाया था। तो जैसे कुछ पार्ट हमने आपको पढ़ाया था, सबसे पहले भारत का एक छोटा सा मैप बना लिया जाए। अगर ये भारत का मैप है तो अगर आप ध्यान दें कि जब हमने शुरू शुरू में बताया था तो बताया था इस क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम उत्तर के पर्वत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उत्तर के पर्वत। उत्तर के पर्वत के नाम से जानते हैं। इस उत्तर के पर्वत में हमने कई सारे भाग पढ़े, जैसे ट्रांस हिमालय को पढ़ा, ट्रांस हिमालय को पढ़ा और हिमालय को पढ़ा, ट्रांस हिमालय और हिमालय को पढ़ा। अगर आप फिर एक बार थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जो मैदान का क्षेत्र है, ये जो मैदान का क्षेत्र है, इसे हम उत्तर के मैदान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उत्तर के मैदान के नाम से जानते हैं। उत्तर के मैदान के नाम से जब बात किया जाए, इस क्षेत्र को, तो इस क्षेत्र को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार क्या बोला जाता है? प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? इस क्षेत्र को हम जानते हैं तटीय क्षेत्र के नाम से। किस क्षेत्र से? तटीय क्षेत्र के नाम से। और यहाँ पर कुछ द्वीप हैं, जैसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप हो गए, और इन द्वीपों पर अगर आप ध्यान दें तो इन द्वीपों को किस नाम से हम जानते हैं? तो इन्हें हम जानते हैं अंडमान निकोबार के नाम से। किस नाम से? अंडमान निकोबार के नाम से। और इस छोटे से द्वीप को हम किस नाम से जानते हैं? लक्षद्वीप के नाम से। लक्षद्वीप के नाम से। और ये जो एरिया है, इस एरिया को हम जानते हैं किस नाम से? थार के मरुस्थल के नाम से। थार के मरुस्थल। ये पिछली क्लास का रिवीजन है, हमने सोचा आपको बता दें। तो भारत को भौगोलिक स्थिति के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। पहला भाग कौन सा है? तो वो है उत्तर के पर्वत। उत्तर के पर्वत। दूसरा भाग
उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान। और तीसरा भाग प्रायद्वीपीय पठार, तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, द्वीप क्षेत्र, द्वीप क्षेत्र, द्वीप क्षेत्र और मरुस्थल क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मरुस्थल क्षेत्र। और आप ध्यान दें तो इसमें से हम लोगों ने कौन सी चीजें पढ़ चुके हैं? उत्तर के पर्वत को पढ़ चुके हैं। और आज की जो क्लास होगी वो कौन सी क्लास होगी? उत्तर का मैदान। और इस उत्तर के मैदान में हम जिस चीज को पढ़ेंगे, अगर आप ध्यान दें तो उत्तर के मैदान में जो बेसिक हम कवर करेंगे वो इस चीज को। और ये कौन सा क्षेत्र आता है उत्तर के मैदान में? तो ये जो उत्तर के मैदान में क्षेत्र आता है, ये हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया। तो ऐसे कई राज्यों के क्षेत्र आते हैं जो उत्तर के मैदान के नाम से जाने जाते हैं। चलिए, आप अगर इतनी चीजें आप समझ लिए तो एक चीज समझिएगा कि उत्तर के मैदान में उत्तर के मैदान, अगर ये क्षेत्र उत्तर के मैदान में आता है, उत्तर के मैदान, तो उत्तर के मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखेंगे उत्तर के मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों में बांटा गया, वो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो एक भाग है भावर प्रदेश, दूसरा तराई क्षेत्र, खादर और बांगर। उत्तर के मैदान को हम इन 4 क्षेत्रों में पढ़ेंगे। इससे ज्यादा क्षेत्र में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रश्न बनेगा वो इन 4 क्षेत्रों से बनेगा। और कैसा प्रश्न बनेगा एक बार देखा जाए तो आते हैं क्लास के मेन पॉइंट पर कि किस तरह का प्रश्न बनेगा। जो प्रश्न बनेगा वो आप ध्यान से समझें। ये रहा, क्या कहा गया? उत्तर के मैदान को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। और उन 4 भागों में जो नाम आता है, भावर मैदान, तराई मैदान, खादर मैदान और बांगर मैदान। इसकी एक ट्रिक है 4 क्षेत्रों को जो 4 भागों में बांटा गया है। इन भागों की एक ट्रिक है, आप ट्रिक याद रखेंगे। और ट्रिक का नाम है भात खाबो। तो भात खाबो से कौन सा ट्रिक बना? भावर, त से तराई, तराई, खादर और बांगर, खादर और बांगर। अब ध्यान से देखा जाए, तराई, खादर और बांगर। अब जो ये भावर मैदान है, ये किस क्षेत्र के मैदान को कहा जाता है? तो जो भावर मैदान है, ये मैदान शिवालिक के जो नीचे का स्थल है, नीचे का स्थल मतलब दक्षिण के स्थल को हम भावर मैदान के नाम से जानते हैं। शिवालिक के दक्षिण के, ये आप समझ लीजिए कि जियोग्राफी पढ़ते समय आपको करीबन 100 बार मैप बनाने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप पढ़े होंगे शुरू में जब मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था, ट्रांस हिमालय, ट्रांस काराकोरम, ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के नीचे ये जो क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र को हम उत्तर के मैदान के नाम से जानते हैं। और इस उत्तर के मैदान में जो पहला क्षेत्र आता है, इस उत्तर के मैदान में कौन सा क्षेत्र? जो पहला क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र को, जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं,
इस पहले क्षेत्र को हम जानते हैं किस नाम से, भावर प्रदेश के नाम से। तो भावर के मैदान में आप लिखेंगे शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। इसका पहला पॉइंट क्या होगा, शिवालिक के दक्षिण में स्थित है, शिवालिक के दक्षिण में स्थित। शिवालिक के दक्षिण में स्थित का मतलब किसी भी मैप का सबसे ऊपरी हिस्सा उत्तर दिशा को बताता है और किसी भी मैप का सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो दक्षिण दिशा को बताता है। अगर ये शिवालिक है उसके नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आप दक्षिण दिशा की तरफ आ रहे हैं, नॉर्मल सी बात। आगे ध्यान से सुना जाए। भावर प्रदेश में नदियां बड़े बड़े पत्थरों के बीच से बहती हैं, पत्थरों के बीच या फिर नीचे से बहती हैं। अब एक बात समझिएगा, जब नदियां पत्थरों के बीच से, मान लीजिए पत्थर की कोई श्रृंखला है और इस पत्थर की श्रृंखला से अगर कोई नदी बह रही है और इस नदी का जो बहने का तरीका है वो बहने के नीचे की तरफ से बह रही है, तो पत्थरों के बीच में नदियां तो दिखेंगे ही नहीं। तो पेपर में कई बार पूछा गया है कि उत्तर भारत के किस क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती हैं, बहती तो हैं पर वो दिखाई नहीं देती, पत्थरों के नीचे से बहती हैं। जब पत्थरों के नीचे से बहेंगी तो दिखाई कहाँ से देंगे। तो ये चार ऑप्शनों में कौन मैदान में, तो भावर मैदान में जो है नदियां विलुप्त हो जाती हैं। तो याद रखेंगे दूसरा पॉइंट, नदियां विलुप्त हो जाती हैं, नदियां विलुप्त हो जाती है। नदियां क्या हो जाती है, अगर आप ध्यान दें तो नदियां विलुप्त हो जाती हैं। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, अगर आप समझें, तराई क्षेत्र में कौन सी विशेषता है, तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र के बारे में ध्यान, तराई जो क्षेत्र है वो इसके नीचे का क्षेत्र है। जो ये आप क्षेत्र देखे हैं, ये बड़े बड़े पत्थरों के नीचे के, जैसे ही आप आएंगे तो बड़े बड़े पत्थरों के नीचे आते ही ये जो क्षेत्र है ये पूरा मैदान का क्षेत्र है। अच्छा, आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि जो भावर प्रदेश से बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं तो क्या यहाँ पर खेती की जाती है, तो जी नहीं, यहाँ पर खेती नहीं की जा सकती। तो याद रखेंगे भावर प्रदेश में, पहला पॉइंट, भावर प्रदेश में खेती नहीं की जाती, खेती नहीं की जाती, खेती नहीं की जाती। जैसे ही नदियां तराई के मैदान में आ जाती हैं, तराई के मैदान में आने का मतलब, जैसे अगर पत्थरों के बीच नीचे से बह रही हैं तो नदियां दिखाई नहीं देंगी, लगभग नदियां खत्म हो जाती हैं, ऐसा पता चलता है कि नदियां बह ही नहीं रहेगी, दिखती नहीं, अंदर से बहती हैं। जैसे ही वो नदियां इनके बाहर से निकलती हैं, पत्थरों के बीच से जब दूरी तय करके बाहर निकलती हैं तो वो एक नमी वाले क्षेत्र में आती है, यानी नदियों का फैलाव बढ़ जाता है। जैसे पत्थरों के बीच से नदियां निकलेंगी तो टकराव, पत्थरों के बीच में टकराव के कारण नदियां बड़ी संकीर्ण स्थिति में बहती हैं। जैसे ही वो पत्थरों से बाहर निकलती हैं तो नदियां पूरी फैल कर बहती हैं। तो जिस तरह से जो तराई का मैदान है, ये नमी क्षेत्र में, तराई मैदान में नमी क्षेत्र सर्वाधिक होता है, नमी क्षेत्र सर्वाधिक होता है। और जो ये तराई का क्षेत्र ये किसके दक्षिण में है, तो ये भावर मैदान के, भावर मैदान के दक्षिण में, भावर मैदान के क्या दक्षिण में। अगर किसी क्षेत्र में नमी है तो क्या वहां पर खेती की जाएगी, बिल्कुल खेती की जाएगी। तो इस क्षेत्र में खेती की जाती है, खेती की जाती है, खेती की जाती है। तो याद रखेंगे कौन सी फसलें बोई जाती हैं, तो नमी है तो पानी ज्यादा टिकता है, तो पानी ज्यादा स्थिर रहता है, तो जिस वजह से इस तराई के मैदान में हम पानी वाली फसलों को बो सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप गन्ना याद रखेंगे, गन्ना खास करके इस तराई के मैदान में बोया जाता है। फिर आगे चला जाए, आगे क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, तो भावर और तराई हो गया। अब खादर और बांगर को एक बार देख लेते हैं, खादर और बांगर को एक बार देख लेते हैं। खादर की क्या खासियत है, खादर मैदान की, अब जैसे नदियां इस मैदान में आई
मैदान के क्षेत्र में आए। मैदान के क्षेत्र में आने के बाद वो खेती वाले इलाके, खेती वाले एकदम संपूर्ण मैदान के क्षेत्र में आ जाती हैं। और संपूर्ण के मैदान के क्षेत्र में आने के बाद जैसे ही नदियां अपने साथ जब बाढ़ आती है तो इस मैदान के बाढ़ वाला पानी इस इलाके में फैल जाता है। ये एक नदी है कोई, और इस नदी में जब बाढ़ आएगी तो बाढ़ के क्षेत्र में ये नदी यहाँ तक अपना पानी लेकर आएगी। दोनों, अगर ये मान लीजिए 3 नदी हैं, तो 3 नदियों में जब पानी भरा जाएगा, ये नदियों में पानी भरा जाएगा जब, तो जैसे ही नदियों में पानी भरा जाएगा तो पानी इस नदी से बाहर जाएगा, यानी बड़े इलाकों में फैलेगा, बड़े इलाकों में फैलेगा नदियों का पानी। तो जिस वजह से जो खादर मैदान है ये सर्वाधिक, खादर मैदान में पॉइंट लिखेंगे, सर्वाधिक, सर्वाधिक उपजाऊ, सर्वाधिक उपजाऊ जमीन, सर्वाधिक उपजाऊ जमीन। अच्छा, इस खादर मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? खादर मैदान का निर्माण हुआ है जलोढ़ मृदा से। और कौन सी जलोढ़ मृदा से? नई जलोढ़ मृदा से कि पुरानी जलोढ़ मृदा से? तो याद रखेंगे इसका निर्माण नई जलोढ़ मृदा से हुआ है, नई जलोढ़ मृदा से इसका जो निर्माण हुआ है वो नई जलोढ़ मृदा से खादर मैदान का निर्माण हुआ। क्या यहाँ पर खेती की जाती है? तो यहाँ पर सामान्य खेती, तो यहाँ पर कौन सी खेती? अगर सामान्य खेती यानी फसलों में कोई भी चीज अगर आप बो देंगे इस खादर के मैदान में तो उसे होना तय है। तो यहाँ पर खेती भारी मात्रा में की जाती है, खेती बड़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में की जाती है, बड़ी मात्रा में की जाती है। इसके बाद आते हैं बांगर के क्षेत्र में। बांगर के क्षेत्र में आने के बाद क्या होता है, जैसे ये नदियां तो बाढ़ यहाँ तक लाई, लेकिन एक निश्चित समय के बाद ये बाढ़ उतनी पुरानी जगह नहीं जा पाती। जैसे इस साल बाढ़ मान लीजिए किसी के खैदान में 4 बीघा तक अगर बाढ़ का क्षेत्र गया, लेकिन ये बहुत पहले जा रहा था, लेकिन वर्तमान में वही जो बाढ़ का पानी है वो 2 बीघा तक जा रहा है। यानी पहले 4 बीघे में अगर बाढ़ का पानी जाता था, अब कितने बीघे में जा रहा है? 2 बीघे, फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 बीघे में जा रहा है, तो 2 बीघा बच रहा है कि नहीं बच रहा? तो अच्छा, जहां पर ये नदियों का पानी नहीं जा रहा वो जमीन उपजाऊ नहीं हो पाएगी। तो नदियों से उपजाऊ की जमीन का क्या मतलब? मतलब ये है कि नदियों में जो पानी बहता है वो काफी, जैसे कई किसी जानवर के अवशेष हो जाते हैं, कुछ गले सड़े पदार्थ होते हैं, कुछ मछलियों की प्रजाति होती है, कुछ शैवाल होते हैं जो नदियों में पानी के बहाव के साथ बहते रहते हैं। और जब भी ये पानी में बहाव के साथ बहते रहते हैं और खेत के पास के क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर ये जमा हो जाते हैं, जमीन पर बैठ जाते हैं। तो जब उसकी खेत की जुताई होती है, बुआई होती है, तो यही पानी के जो अवसाद, अवसाद मतलब सड़े गले पदार्थ जो होते हैं, वो खेत को बूस्टर देने का काम करते हैं, खाद देने का काम करते हैं, जिस वजह से वो जमीन काफी उपजाऊ और भुरभुरी हो जाती है। लेकिन यहीं पर बांगर मैदान में बात करें तो ये उपजाऊ नहीं है। ये कितनी उपजाऊ नहीं? तो जलोढ़ मृदा कितनी उपजाऊ नहीं होती, तो इसे पुरानी जलोढ़ मृदा बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। पेपर में कई बार प्रश्न बनता है कि नई जलोढ़ मृदा किसे कहा जाता है? तो खादर को कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा किसे कहा जाता है? तो बांगर को कहा जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या याद रखेंगे? दूसरा पॉइंट आप इसमें क्या याद रखेंगे? तो दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, खादर की अपेक्षा, खादर की अपेक्षा, खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है, खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। खादर के पीछे क्या होती है? कम उपजाऊ होती है। कौन सी मृदा? बांगर मृदा। तो याद रखेंगे, हमने अभी तक आपको क्या बताया? तो हमने अभी तक आपको बताया कि जो उत्तर का मैदान है उसका निर्माण 4 मिट्टियों से हुआ है, और 4 मिट्टियों की श्रेणी में कौन कौन सी आती हैं देखा जाए तो हमने अभी तक की क्लास में आपको ये बताया, ये अगर उत्तर का मैदान है तो उत्तर के मैदान में 4 भागों में बांटे हैं। 4 भागों में नाम कौन कौन सा आता है? भावर मैदान, तराई मैदान, खादर मैदान और बांगर मैदान।
तो याद रखेंगे उत्तर का मैदान किसे कहा जाएगा, तो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद के जमाव के कारण जो मिट्टी बनती है या जहां पर खेती की जाती है वो मैदान यानी समतल इलाकों में होती है, और ये उत्तर भारत में खास करके होती है। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, तो इसमें जो राज्य की श्रेणी में आते हैं, एक तो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, असम हो गया। तो ऐसे कई सारे क्षेत्र आते हैं। अच्छा, इस उत्तर के मैदान में जो नदियां आती हैं अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। और सिंधु नदी इस पंजाब के प्रांत से ऊपर श्रीनगर के रास्ते, लेह के रास्ते होते हुए पाकिस्तान से जाकर कहाँ गिरती है, अरब सागर में। गंगा नदी निकलती है और इस रास्ते आकर वो पश्चिम बंगाल या बंगाल में जाके गिर जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से टकरा कर आती है, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इस सिंधु नदी की कई सारी नदियां सहायक, अभी तो हम नदियां नहीं पढ़ रहे हैं, जब नदियां पढ़ेंगे तो बताया जाएगा। सिंधु नदी की कई सारी सहायक नदियां जैसे झेलम, रावी, व्यास, सतलज। गंगा की कई सारी सहायक नदियां हैं जैसे रामगंगा, ऐसी कई सारी सहायक नदियां। ब्रह्मपुत्र की कई सारी सहायक नदियों के कारण ये यहाँ पर जो नदियां आती हैं, इन नदियों के आधार पर इस उत्तर के मैदान को यहाँ पे जहाँ पर खेती किया जाता है, इसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु की नदी के नाम से जानते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु की नदी का मतलब सिंधु के मैदान के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जानते हैं, मैदान के नाम से जानते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के मैदान के नाम से जानते हैं। आगे चला जाए, आगे क्या पढ़ना इन सब के बारे में हमने आपको बता चुका। आते हैं अब प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय भारत के पठार में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार किसे कहा जाता है, तो सबसे पहली बात हम पठार किसे कहेंगे, तो याद रखेंगे जमीन, समतल जमीन से उभरा हुआ भूभाग जो कुछ दूरी तक समतल हो। समतल जमीन से उभरा हुआ भाग जो कुछ दूरी तक क्या हो, समतल हो। अच्छा, वो दूरी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम बात करें तो 300 मीटर के आसपास में होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा भी है तब भी वो पठार की श्रेणी में आएगा। अगर मान लीजिए ये समतल जमीन है, कौन सी, ये अगर समतल जमीन है तो इससे उभरा हुआ भूभाग इतना ऊपर जाने के बाद भी ये समतल हो गया, तो ये पठार में आता है। पठार में आने के कारण अगर आप ध्यान दें कि भारत में पठार कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में जो पठार सबसे ज्यादा फेमस है, इस इलाकों में एक पठार पाया जाता है। इस पठार को हम किस नाम से जानते हैं, कोई बताएगा क्लास में। इस पठार को हम प्रायद्वीपीय भारत के पठार के नाम से जानते हैं। किस नाम से, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय भारत के पठार के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार को पढ़ने से पहले कुछ चीजें हमें पढ़नी बड़ी जरूरी है कि प्रायद्वीपीय भारत में हमें पढ़ना किस किस चीजों को, तो ध्यान से समझिए। प्रायद्वीपीय भारत में हमें पढ़ना किस किस चीज को, जैसे ही आप प्रायद्वीपीय भारत में आएंगे तो किस चीजों आपको पढ़ना होगा, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला को हम बोलते हैं अरावली पर्वत। कौन सी पर्वत बोलते हैं, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला, इस पर्वत श्रृंखला को हम बोलते हैं विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत। इस पर्वत श्रृंखला को हम बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। इस पश्चिम, किसी भी नक्शे का जो बायां हिस्सा होगा वो पश्चिम दिशा होगा, तो इस
जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हम बोलते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत। इसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत। यहाँ पर एक पठार है जो बहुत फेमस है, झारखंड इलाके में है, जिसे हम बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। एक और भी है, छोटा नागपुर का पठार, जिसे रूर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर शिलोंग का पठार है एक। कौन सा पठार है? शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार है। शिलोंग का पठार है। और इसी में अगर आप ध्यान दें तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने के लिए एक नीले रंग की पहाड़ी है, जिसे हम बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी कहा जाता है। फिर उसके बाद बात करें, इस इलाकों को हम किस नाम से जानते हैं? इस इलाकों को हम जानते हैं दक्कन के पठार के नाम से। दक्कन किस नाम से जानते हैं? दक्कन के पठार के नाम से हम जानते हैं। दक्कन का पठार, दक्कन के पठार के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र को हम जानते हैं केंद्रीय उच्च भूमि के नाम से, जो मालवा के पठार के नाम से फेमस है। मालवा के पठार। मालवा का पठार। मालवा का पठार। तो हमें प्रायद्वीपीय भारत में टोटल जो चीजें पढ़नी है वो इन सब चीजों को प्रायद्वीपीय भारत में हमें पढ़ना है। प्रायद्वीपीय भारत में हमें किस किस चीजों को पढ़ना है एक बार ध्यान से देख लिया जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला को। अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला को। उसके बाद हम किसे पढ़ेंगे? विंध्य पर्वतमाला। विंध्य पर्वतमाला। फिर पश्चिमी घाट पर्वतमाला। पश्चिमी घाट पर्वतमाला। फिर पूर्वी घाट पर्वतमाला। पूर्वी घाट पर्वतमाला। नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी। फिर दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। शिलोंग का पठार। दक्कन का पठार। उसके बाद किसे? शिलोंग का पठार। फिर हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का पठार। फिर शिलोंग का पठार, छोटा नागपुर का। फिर मालवा का पठार या केंद्रीय उच्च भूमि, या केंद्रीय उच्च भूमि, जिसमें हम पढ़ेंगे मालवा का पठार। जिसे हम किसे पढ़ेंगे? मालवा का पठार के नाम से। तो टोटल हमें जो पढ़ना है प्रायद्वीपीय भारत में वो इन इन टॉपिकों को पढ़ना है। इसके बाद हमारा प्रायद्वीपीय भारत का जो सेशन होगा वो क्या होगा? समाप्त होगा। प्रायद्वीपीय भारत पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी चीजें? जैसे किसे द्वीप बोलते हैं, किसे प्रायद्वीप बोला जाता है, किसे खाड़ी बोला जाता है, और भी ऐसे कई सारे तथ्य हैं जिन्हें जानना बड़ा ही जरूरी है। तो सबसे पहले देखा जाए कि हमें पढ़ना किन किन चीजों को हो, अगर आप ध्यान दें तो याद रखेंगे। आते हैं, यहाँ पर थे हम लोग। जी सर, यहाँ पर बिल्कुल था। अगर यहाँ थे तो यहाँ पर हम कुछ चीजों को ध्यान देंगे। जैसे पूछ ले प्रायद्वीप किसे बोलेंगे? तो प्रायद्वीप उसे बोलेंगे जो तीन ओर जल या समुद्र से घिरा हो। वह स्थल वह स्थल वह स्थल जो तीन ओर से जल या किससे? समुद्र से घिरा हो। वह स्थल जो तीन ओर
जल या किससे घिरा हो, समुद्र से घिरा हो। जैसे अगर बात किया जाए तो आप बताएंगे सर कोई एग्जांपल बता दीजिए। जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, या प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है, दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। इस तरफ आप जिस भी चीज को देखेंगे, अरब सागर, अरब सागर, ये सारा इस तरफ आप आएंगे तो हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। और इस तरफ अगर आप आएंगे तो इस तरफ को बेओबी, बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये जो भूमि है, क्या ये भूमि, अगर आप ध्यान दें तो क्या ये जो भूमि है, ये भूमि एक अरब सागर, हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल, तीन ओर से जल से घिरा हुआ है कि नहीं घिरा। अगर ये तीन ओर जल से घिरा हुआ है तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे। चलिए ठीक है, अगर आप इतना चीज समझ गए तो फिर आगे चला जाए। चलिए आगे क्या किसके बारे में देखना है, द्वीप। द्वीप किसे बोलेंगे, वह स्थल, वह स्थल जो अपने अपने चारों ओर से, अपने चारों ओर से जल से घिरा, अपने चारों ओर से जल से घिरा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, द्वीप। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, जो अपने चारों ओर से घिरा हो उसे हम क्या बोलेंगे। जैसे अगर आप ध्यान दें तो भारत के मैप में यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है। इस द्वीप को हम किस नाम से जानते हैं, कोई बता पाएगा क्लास में। तो इस द्वीप को हम जानते हैं लक्षद्वीप के नाम से। इस द्वीप को किस नाम से जानते हैं, लक्षद्वीप। हमने यहाँ पे कहा जा रहा है द्वीप किसे बोलते हैं, तो ये जो द्वीप लक्षद्वीप के नाम से है, तो क्या इसके आसपास चारों ओर जल का एक स्रोत है कि नहीं, जिसे हम अरब सागर के नाम से जानते हैं। जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अरब सागर के नाम से जानते हैं। तो द्वीप हम उसे बोलते हैं जो चारों ओर जल से घिरा हो, और प्रायद्वीप हम उसे बोलते हैं कि वह स्थल जो तीन ओर किससे घिरा हो, जल या समुद्र के पानी से वो घिरा हो। खाड़ी किसे बोलते हैं, ये भी समझ लीजिए। खाड़ी किसे बोलते हैं, वह स्थल, वह स्थल जो तीन ओर, तीन ओर जमीन से मिला, जमीन से मिला। वह स्थल जो तीन और किससे मिला हो, जमीन से मिला हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप बंगाल की खाड़ी यहाँ पर आएंगे तो बंगाल की खाड़ी पाएंगे, एक और दो और तीन ओर से मिला होता है, और एक ओर बंगाल के पानी से मिला होता है। तो बंगाल की खाड़ी हमने आपको बताया, प्रायद्वीप किसे बोलेंगे, द्वीप किसे बोलेंगे, और खाड़ी किसे कहते हैं। अगर आप इतना समझे तो फिर आगे चला जाए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ध्यान से देखिए, प्रायद्वीप भारत या प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप भारत किसका हिस्सा है, बहुत पहली क्लास में हमने आपको सेशन में बताया था कि प्रायद्वीप भारत किसका हिस्सा है। प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप भारत मतलब दक्षिण भारत। तो ये जो प्रायद्वीप भारत है, ये प्रायद्वीप भारत किसका हिस्सा है। तो मैंने आपसे पिछली क्लास में कहा था कि पहले जब 7 महाद्वीप नहीं थे तो सातों महाद्वीप एक स्थल पर एकजुट थे, जिन्हें हम बोलते थे पेंजिया। पेंजिया में किसी आंतरिक बल के कारण विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट में दो भागों में पेंजिया टूटा, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। और जो भारत जिस लैंड का हिस्सा बना उसे बोला गया गोंडवाना लैंड। तो याद रखेंगे प्रायद्वीप भारत किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो प्रायद्वीप भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा हुआ है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है प्रायद्वीप भारत, गोंडवाना लैंड का हिस्सा। प्रायद्वीप पठार क्या, तो प्रायद्वीप पठार ये जो दक्षिण भारत में जो पठार पड़ेगा, ये इसे ही हम प्रायद्वीप पठार के नाम से जानते हैं। आगे ध्यान दें, भारत का मरुस्थल। भारत के मरुस्थल में थोड़ी सी चीजें आप याद रखें। मरुस्थल किसे बोलते हैं, कि जिस स्थल पर वर्षा जो है वो 50 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम होती है। मरुस्थल किसे बोलते हैं, जिस स्थल पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। तो भारत में क्या कोई मरुस्थल है, तो एक मरुस्थल है, उसका नाम बड़ा ही फेमस है, थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल।
भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल में एक चीज याद रखेंगे, ये किस देश के साथ सीमा बनाता है? तो ये पाकिस्तान और इंडिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वर्षा यहाँ पर कितना होता है? तो याद रखेंगे, वर्षा यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से, वर्षा यहाँ पर कितना, 50 सेंटीमीटर से कम, वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। थार के मरुस्थल में अगर आप ध्यान दें तो ये भारत का सबसे गर्म स्थलों में एक गिना जाता है। जैसे यहाँ पर थार के, जैसे राजस्थान का भी कुछ इलाका थार के मरुस्थल में आता है। एक जगह पड़ता है चूरू या फिर जैसलमेर, जहाँ पर भारत में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। कुछ समय पहले बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, वर्तमान में अब दिल्ली भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है गर्मी के मामले में, और भी कई सारे इलाके गर्मी के मामले में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो आप इस चीज से निश्चिंत रहें कि प्रश्न क्या बनेगा। प्रश्न सिंपल सा बनेगा कि भारत में स्थित मरुस्थल का नाम क्या है? थार का मरुस्थल। और थार का मरुस्थल किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और थार के मरुस्थल में किस फोर्स की सीमा लगती है? तो याद रखेंगे, यहाँ पर जिस फोर्स की सीमा लगती है उसका नाम है क्या? बीएसएफ। थार के मरुस्थल में किस फोर्स की सीमा लगती है? तो बीएसएफ फोर्स की सीमा लगती है। तो याद रखेंगे, आज के सेशन को इतना ही करते हैं। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि किन किन चीजों पर हमें सबसे ज्यादा जोर देने की जरूरत है। तो याद रखेंगे, अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।